प्यारे बच्चों, शर्मा गेस्ट पेपर में टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। उसी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भूगोल के बच्चों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। टर्म 1 के लिए पहला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? तो विडार डी ला ब्लास ने किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रौद्योगिकी। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो वो है मात्रात्मक क्रांति। भारत में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 18.15 करोड़। इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो अनुकूल जलवायु। फिर है, इनमें से कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है? तो महामारियां। विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो 8000 से 12000 वर्ष पूर्व। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3.29 करोड़। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? तो 3 अवस्था। थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है? तो अंकगणितीय। विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? तो 0 से 1। निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि। झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? तो चावल। निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? तो वो है चावल। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन है? गेहूँ। कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो कृषि में। डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। पेरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो मिश्रित कृषि। वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप। किस फसल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है? तो अंगूर। सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है? तो डेनमार्क। खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो औद्योगिक क्रांति। झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? तो 30%। औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? तो जल विद्युत। इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है? तो तारपीन। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है? तो चाय की। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? तो ये सभी। जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है? तो इस्पात का। सिलिकन घाटी कहाँ स्थित है? तो फ्रांसिस्को। निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी। भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया गया है, वह कितना है? तो 400 व्यक्ति। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 60%। अब है यहाँ से टर्म 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, परिवहन को परिभाषित करें। तो वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन व संचार मार्ग नौचलों और वाहनों का एक संजाल बनाता है जिसके माध्यम से व्यापार होता है। परिवहन के माध्यम
से वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवहन के लिए स्थल, जल, वायु तथा पाइप लाइन के माध्यमों का उपयोग किया जाता है। अगला है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तीसरा है बाढ़ क्या है। तो बाढ़ ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की क्षमता में सामान्य से अधिक अपवाह होने के कारण उत्पन्न होती है। इसे नदियों का जल किनारों से बाहर आकर मैदानी भागों में बहने लगता है। बाढ़ कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन इससे जन धन और फसलों को बहुत अधिक हानि हो सकती है। अगला है मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। किसी दूसरे स्थान में आकर बसावट की प्रकृति के आधार पर इस प्रवास को अस्थायी अथवा अस्थायी कह सकते हैं। अस्थायी प्रवास में आए हुए व्यक्ति बसावट करने के बाद वापस अपने मूल स्थान नहीं जाते हैं। अगला है खरीफ फसल क्या है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। साक्षरता से क्या समझते हैं। तो साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक है। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने, यहाँ हो जाएगा पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। अगला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। तो ऊर्जा स्रोत है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। ऊर्जा स्रोत के तौर पर ज्वार, क्रिक समस्याएं, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, कर्जा, जैव ईंधन ऊर्जा। भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। तो पिछले 3 दशकों में भारत में कृषि व्यवस्था सबसे अधिक संकटग्रस्त स्थिति से गुजर रही है। लगातार 1986, 87 और 87, 88 सूखे के दौर पर कम बारिश के कारण भारत को इस तरह का संकट झेलना पड़ा एवं 2014 में भारत को खराब मानसून का सामना करना पड़ा, जिससे कृषि के संकट को और भी बढ़ा दिया है। भारत कृषि प्रधान देश है जहां लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, परंतु कृषि की दशा संतोषजनक नहीं है। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ने कृषि को बुरी तरह प्रभावित किया है। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात कृषि विकास के लिए अनेक कार्य हुए हैं, इसके बावजूद भारतीय कृषि में अनेक समस्याएं हैं। वह नीचे हम लोग समझेंगे। प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कम होना। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, यहाँ तीव्र हो जाएगा, तीव्र गति से बढ़ रही है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि का औसत निरंतर कम होता जा रहा है। दूसरा है कृषि का असंतुलित वितरण, यहाँ वितरण हो जाएगा। भारत में कृषि भूमि का वितरण असमान है। खेतों के छोटे आकार व विक्रय होने के कारण आधुनिक विधि से कृषि करना एक समस्या मूलक है। तीसरा है फसलों की न्यून उत्पादन। भारतीय कृषि की मुख्य समस्या फसलों की न्यून या कम उत्पादन है। देश में फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के कई देशों से कम है। वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा की अनिश्चितता मूलतः प्रकृतिजन्य समस्या। भारतीय कृषि विशेषकर खरीफ फसलें मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। मानसून के आने तथा लौटने से अनिश्चितता रहती है। कभी कभी मानसून काल के बीच लंबा अवसर्ष काल भी आ जाता है। जोताई का छोटा आकार। भारतीय कृषि के समझ एक प्रमुख समस्या यह है कि अधिकांश किसानों के जोत खेत का आकार बहुत छोटा है। भारत में जोत के औसत आकार 2 हेक्टेयर से कम है, जबकि यह औसतन न्यूजीलैंड में 184, संयुक्त राज्य अमेरिका में 58, ब्रिटेन में 24.5 एवं हॉलैंड में 26 हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है प्रवास के परिणामों का वर्णन करें। तो इसके परिणाम है पहला आर्थिक परिणाम। जो प्रवासी बाहर जाकर कमाया हुआ धन अपने परिवार वालों को भेजते हैं उस धन को हुंडी कहते हैं। इन इंडियो से उनके बच्चों की पढ़ाई होती है तथा विवाह आदि। जननांकीय परिणाम। प्रवास के कारण देश की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। गांव में बाहर के प्रवास से शहरों में जनसंख्या बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं। तीसरा है सामाजिक परिणाम। प्रवास के कारण लोगों के बीच नए विचारों का आदान प्रदान होता है। नए विचारों के कारण ही अब बाल विवाह समाप्त कर दिया गया है।
अगला है पर्यावरणीय परिणाम। प्रवास के कारण किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से वाहनों की संख्या बढ़ती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। बढ़ती जनसंख्या में गंदी बस्तियों का निर्माण होता है, जिससे कूड़ा करकट बढ़ जाता है। 11 क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो वैसी परियोजना जिनके कई उद्देश्य एक साथ पूरे होते हैं बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसका मुख्य कारण नदियों पर निर्मित बांध है। इससे बाढ़ नियंत्रण, यहाँ बाढ़ हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, सिंचाई, मृदा अपरदन पर रोक, विद्युत उत्पादन इत्यादि उद्देश्य एक साथ पूरे होते हैं। अगला है रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। तो भारतीय रेल परिवहन अनेक समस्याओं से जूझता हुआ विकास के फिर अक्सर है, जिसमें निम्नलिखित समस्याएं। पहला, पूंजी का अभाव। वर्तमान में देश की जनसंख्या अधिक बढ़ी, जिससे रेलों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या तथा ढोए जाने माल की मात्रा भी भारी वृद्धि हुई, अतः रेल परिवहन पर इसका भारी दबाव है। रेल परिवहन विकास उसी अनुपात में करने की आवश्यकता है, परंतु देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पूंजी का अभाव है। मांग के अनुरूप विकास कर पाना संभव नहीं हो रहा है, अतः अर्थव्यवस्था को कारगर व सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। अगला है पटरी की चौड़ाई में भिन्नता। भारत में 3 गेजों अर्थात 3 विभिन्न चौड़ाई की पटरियां बिछाई गई हैं, जिसके कारण निरंतर यात्रा एवं माल ढुलाई में कठिनाई होती है, क्योंकि विभिन्न गेजों वाले रेल स्टेशनों में माल एवं यात्रियों को गाड़ी बदलवाने की आवश्यकता होती है, तथा समय की बर्बादी होती है। इससे छिन्न नष्ट होने वाला माल खराब हो जाता है, मतलब यहाँ शीघ्र होगा, इससे शीघ्र नष्ट होने वाले माल खराब हो जाते हैं, अतः रेल पथ की चौड़ाई की भिन्नता को खत्म करने की आवश्यकता है। इससे इसी उद्देश्य से रेलवे ने भारत में सिर्फ बड़ी रेल लाइन रखने और सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। तीसरा है पुराने रेल पथ। देश की रेल पटरियां एवं रेल पुल पुराने हो गए, अब ये अधिक भार व यातायात योग्य नहीं रहे। इसमें अब दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ गया था। नवीन प्रौद्योगिकी के अनुसार इनका नवीनीकरण, मरम्मत एवं देखभाल किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अगला पॉइंट है स्थानाभाव। जनसंख्या वृद्धि एवं नगरों का विस्तार होने के कारण घने बसे क्षेत्रों में रेल मार्गों के विस्तार के लिए स्थान का अभाव है। ऐसी स्थिति में महानगरों में रेल पथों का आवश्यकतानुसार विस्तार करना एक कठिन कार्य है। स्थानाभाव एवं भीड़ भाड़ की समस्या दूर करने दृष्टि से कोलकाता एवं दिल्ली में भूमिगत रेल पथ का निर्माण किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश के औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या महत्व है? तो लोहा इस्पात उद्योग को किसी देश के आर्थिक विकास की पूरी माना जाता है। भारत में इसका सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 में झारखंड राज्य में सुवर्ण रेखा नदी की घाटी में साकाची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया और वर्तमान में कारखानों द्वारा तीन इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। परिवहन के क्षेत्र में प्रमुख लोहा एवं इस्पात सहित रेलवे लाइनों और पतनों से जुड़े क्षेत्रों का निर्माण में उदाहरण के लिए टिस्को संयंत्र मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन के अति निकट है। यहाँ से इस्पात के निर्यात के लिए निकटतम 240 किलोमीटर दूर पत्तन कोलकाता है। अगला है विद्युत के क्षेत्र में। तो मशीनरी कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। इस प्रकार विद्युत आपूर्ति किसी भी विनिर्माण उद्योग की अवस्थिति का निर्धारक कारक बन गया है। उदाहरण के लिए दामोदर घाटी निगम दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो प्रदूषण वायु, जल एवं भूमि भौतिक, रसायन या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तनों जो जीव समुदाय के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है, उसे ही प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। प्रदूषक जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उसे प्रदूषक कहते हैं, जैसे ठोस कणीय प्रदूषक, धूलकण, एरोसोल, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा, सीसा, एस्बेस्टस आदि के कण। तरल प्रदूषण अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल आदि। गैसीय प्रदूषण विभिन्न प्रदूषक गैसें जैसे SO2, CO2, NO2, CFS आदि। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण को परिभाषित करें। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? तो जल प्रदूषण जल में निहित बाहरी पदार्थ जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार अनचाहे परिवर्तन कर देता है जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। कारण:
किसी क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, जहाज़ों में होने वाला तेल का रिसाव, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने, समुद्र के किनारे स्थित तेल के कुएं में लीकेज हो जाने से होने वाला तेल प्रदूषण, उद्योगों आदि द्वारा भारी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जल स्रोतों यथा नदियों और जलाशयों में बहाया जाना। जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम व मैग्नीशियम के सल्फेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा औद्योगिक अपशिष्ट के जल में घुल जाने से होता है। समुद्र जलीय प्रदूषण सल्फरयुक्त भारी धातुओं, पेट्रोलियम पदार्थों, हाइड्रोकार्बन आदि के जल में घुलने से होता है। भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषण पाए जाते हैं। नदियों में जल प्रदूषण की मांग ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। 16 है भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। तो भारत में कोयले का लगभग 21,400 करोड़ टन भंडार है। आजकल भारत में प्रतिवर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयले के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कुल उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से निकाला जाता है। शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। देश में प्रमुख कोयला उत्पादक इस प्रकार है। झारखंड प्रमुख खनन क्षेत्र बोकारो, झरिया मतलब धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ है। धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश प्रमुख उमरिया, सोहागपुर है। छत्तीसगढ़ में कोरबा और अंबिकापुर है और उड़ीसा में संबलपुर और सुंदरगढ़ जिला में है। 17 है भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को विवेचना करें। तो संपूर्ण संसार में जनसंख्या का समान वितरण पाया जाता है। कहीं अत्यधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है तो कहीं जनविहीन क्षेत्र पाए जाते हैं। कई ऐसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक तत्व निम्नलिखित है। पहला, स्थलाकृति उपजाऊ मैदानी क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। जो अनुपजाऊ पहाड़ी पठारी क्षेत्र जनसंख्या को बिखेरता है। जलवायु अनुकूल शीतोष्ण जलवायु जनसंख्या का आकर्षित करती है। जो अत्यधिक शीत प्रधान या गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र जलविहीन रहते हैं। वनस्पति खनिज एवं जल की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक कारक उद्योग धंधों का विकास, परिवहन के साधनों का विकास, नगरीकरण की सुविधाएं, चिकित्सा केंद्र, शिक्षा केंद्र एवं धार्मिक स्थल जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव डालते हैं। आपदा, सूखा, महामारी, अकाल, बाढ़, भूकंप आदि क्रियाएं जनसंख्या को कम करने तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर करती, जिससे जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। अथवा कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण लिखित प्रकार से है। बड़े पैमाने के उद्योग, मध्यम पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग। 18 है चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन करें। तो 1950-51 में देश में चाय का उत्पादन लगभग 2.75 लाख टन था, जो 2000 से 2001 में बढ़कर 8 लाख टन हो गया। यह उत्पादन विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन है। भारत में संसार के 28% चाय पैदा की जाती है। क्षेत्र असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यह देश के कुल उत्पादन का 45% उत्पन्न करता है। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले हैं। दक्षिणी भारत में चाय तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। असम में चाय का उत्पादन ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में होता है, जहाँ चाय के उत्पादन के लिए निम्न अनुकूल दशाएं पाई जाती है। पर्याप्त व सुविचारित वर्षा, उच्च तापमान, अच्छे जल निकासी वाली मृदा। पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक करने वाला राज्य है। यहाँ दार्जिलिंग तथा कूच बिहार में सबसे अधिक चाय पैदा की जाती है। अब इन निम्नलिखित नदियों को भारत के मानचित्र में रेखांकित कीजिए। नर्मदा है, गोदावरी, गंगा, कावेरी और महानदी। तो हम लोग देख सकते हैं का नंबर यहाँ पर का नंबर में क्या है, नर्मदा। तो यहाँ पर आपका नर्मदा है। ख में है आपका गोदावरी, तो यहाँ पर आपका गोदावरी है। उसके बाद है गंगा, ग नंबर, तो यहाँ पर आपका गंगा है, ग नंबर। उसके बाद है आपका कावेरी, घ नंबर, तो घ नंबर यहाँ कावेरी है यहाँ पर। और है फिर महानदी। तो बच्चों ग्राफ को बढ़िया से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।